वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में वर्ष 2021 के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, उसी पैटर्न पे मैं अभी 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। तो आप ध्यान से यहाँ पर बने रहें, मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, वर्ष 2020 का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज, मतलब किसी पार्टिकल का द्रव्यमान m है जो v वेग से घूम रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पर लेमडा पूछा है कि क्या होगा। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग साल 2020 के क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लेंगे। तो चलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़े होंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद होगा, लेमडा बराबर h बाय पी आता है, और लेमडा बराबर होता है h, और p जो h होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और p जो होता है ये होता है आपका लीनियर मोमेंट। तो इसको हम लोग लिखते हैं h बाय एम भी, जो ये क्या होता है वेवलेंथ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। तो सिंपल देखिए, पावर बराबर क्या होता है वर्क बाय टाइम। तो यहां से अगर हम लोग वर्क को लेंगे तो ये हो जाएगा पावर इंटू टाइम। अब बताइए, पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है, और टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है, और ये क्या है वर्क। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं आप, जूल लिख सकते हैं। तो सिंपली देखिए, वाट जो है ये आपका ऐसा यूनिट है। तो यानी कि ऐसे आप समझिए, वाट सेकेंड किसके लिए आया है, जूल के लिए, जूल के बराबर है। और जूल किसके लिए, वर्क। और जो वन डन वर्क होता है वही आपका एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि आपका यहाँ पर वाट सेकेंड नहीं दिया है, किलो वाट आवर। तो बताइए, वाट को तो किलो वाट में लिखा ही जा सकता है, सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है, आवर में बदल सकते हैं। जैसे कि वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो ये होगा आपका 10⁻³ किलोवाट। सेकेंड को बदलेंगे तो 1/60 इंटू 60 आवर। तो दैट मीन्स किलोवाट आवर, ये दूसरे यूनिट में मैंने चेंज कर लिया, लेकिन ये होगा किसका, डन वर्क, जो कि आपका एनर्जी होता है। तो यानी कि इसका आपका एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद होगा, आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो भी किलोवाट आवर में आता है, और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट मीन्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका कैथोड रेज आर, यानी कि कैथोड रेज जो है इसके बारे में पूछा है कि कैथोड रेज क्या है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन्स। तो याद रखेंगे, कैथोड रे जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप ऐसे भी लॉजिक से पढ़ सकते हैं कि आप पढ़े होंगे एक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। तो इसमें दो प्लेट होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड। तो कैथोड प्लेट जो होता है ये आपका नेगेटिव प्लेट होता है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स कैथोड नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आपका कैथोड रे जो होगा इलेक्ट्रॉन का बीम होगा। इस तरह से आपका और भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। मैं एक और बता देता हूं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है अल्फा बीटा एंड गामा रे के बारे में, कि ये किसका किसका होता है। तो याद रखेंगे, अल्फा रे जो होता है वो आपका हीलियम आयन होता है, स्ट्रीम ऑफ हीलियम आयन। बीटा जो होता है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और गामा रे जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इस तरह से आप इसके साथ ये चारों याद रखेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ इम्पीडेंस इन एल आर सर्किट। इम्पीडेंस इन एल आर सर्किट, देखिए, तो यानी कि एल आर सर्किट का आपको इम्पीडेंस पूछा है। याद होगा, मैंने एलसीआर सीरीज सर्किट में बताया था, इम्पीडेंस जो होता है वो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर होता है। अब देखिए, एल आर स्क्वायर है, दैट मीन्स ये इंडक्टेंस है, इंडक्टर, और यह रेसिस्टर। तो दैट मीन्स कैपेसिटिव सर्किट के लिए 0 हो जाएगा। दैट मीन्स Z बराबर जो होगा आपका, और हाँ यहाँ पर ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर L एक्सएल होगा सिर्फ, जो कि ओमेगा L होता है। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 माइनस ओमेगा L का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आप लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और
L²। तो दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स नियतांक क्या है? तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर जो था उसमें पढ़े होंगे। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें फोटोन्स होता है, और बताया था मैंने प्रत्येक फोटोन का एनर्जी जो होता है E बराबर एच न्यू होता है, E बराबर एच न्यू। तो यहाँ पर आपका वही पूछा है प्लांक्स कांस्टेंट। यस, तो ये H का जो है ये डायमेंशन निकालना है। H इज प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। तो देखिए H बराबर लिखेंगे E बाय न्यू। तो H बराबर E क्या है? एनर्जी। एनर्जी का होता है ml²T-2, और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का याद होगा इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स टाइम इनवर्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो H बराबर हो जाएगा आपका ml²T-1, दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 प्लांक्स कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वोल्ट बाय मीटर। वोल्ट बाय मीटर पूछ रहा है कि ये किसका यूनिट है। तो देखिए वोल्ट बाय मीटर आप इसको ऑप्शन से ही पिक आउट कर लीजिए। कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका होता है फाई बराबर E.S, तो वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता है V बराबर W/Q, ये भी नहीं होगा। सी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये होता है Q/V, तो इसका भी नहीं होगा। लास्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, या इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे E बराबर V/D होता है। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए आप वोल्ट यूज करते हैं। और D क्या होता है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो उसके लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं। दैट मीन्स आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। तो याद होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक किसी चार्ज को Q को अगर हम V वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, दैट मीन्स वैसा फील्ड जहां पर E भी हो और B भी हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो आपका टोटल फोर्स लगता है तो वो होता है QE, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और Q इंटू V क्रॉस B ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप Q को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से E प्लस V क्रॉस B आ जाएगा। तो ये जो आपका फोर्स आया है Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, जो आप क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए में ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल का जो पूरा कंसेप्ट था वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कवर करा दिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पर आपको पिछला वीडियो का मिल जाएगा लिंक, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको आंसर ड्राइव कर दे रहा हूँ। तो ये 25 का निकालना है, तो बताए थे यहाँ से 2 से भाग देना मैक्सिमम के लिए, तो ये 2 से मैक्सिमम हो जाएगा 12 बार में, 12 दूनी 24, रिमेनिंग 1 बचेगा जो यहाँ पर लिखते हैं। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा, रिमेनिंग 0 आएगा। फिर आगे हम 2 से भाग देंगे 3 टाइम्स में, फिर रिमेनिंग 0 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे मैक्सिमम 1 टाइम में, और ये कितना आएगा 1, और इसको हम लोग अपोजिट टर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, और लास्ट में 1। तो ये आपका बाइनरी डिजिट में आ जाएगा, तो ये दैट मीन्स 11001। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये कैसे इस तरह से किस तरह से किया जाता है, मतलब बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देख लें। अब हम लोग चल लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, मतलब एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं एमीटर का प्रतिरोध में, तो आप पढ़े होंगे एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमीटर होता क्या है। तो याद होगा एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और याद रखेंगे एमीटर हमेशा ही
सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, और वोल्ट मीटर जो होता है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और एमीटर का जो रेसिस्टेंस लगाया जाता है ये काफी लो रेसिस्टेंस होता है, लो रेसिस्टेंस। और याद होगा इसी को हम लोग संट भी कहते हैं, संट। और वोल्ट मीटर का जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस होता है, मतलब वोल्ट मीटर में हाई रेसिस्टेंस को लगाया जाता है। अब यहां से अगर आपको पूछा जाए कि आइडियल एमीटर का क्या होगा, तो वेरी लो लेना है, वेरी लो रेसिस्टेंस। तो आइडियल एमीटर का आपका जो हो जाएगा वो 0 लेंगे। और आइडियल वोल्ट मीटर पूछे, सिंपली देखिए वोल्ट मीटर में हाई रेसिस्टेंस होता है, मतलब उच्च प्रतिरोध। तो आइडियल वोल्ट मीटर की बात होगी तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां से आप इस दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर आपको 4 वेव दिया हुआ है। लाइट वेव दिया हुआ है, लाइट वेव, उसके बाद आपका एक्स रेज दिया हुआ है, फिर कैथोड रेज दिया हुआ है, और लास्ट में आपका दिया हो सॉरी बीच में आपका लाइट रेज के बाद एक्स रेज, फिर साउंड वेव दिया हुआ है, साउंड वेव। साउंड वेव ऑप्शन नंबर सी है, और डी में जो है आपका इंफ्रारेड वेव है। तो सिंपली याद कीजिए साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और उस याद होगा उसको गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो डेफिनेटली आपका साउंड वेव जो होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, बाकी लाइट रे, एक्सरे और इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रॉपर सारा चीज लिखा चुका हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका गामा रेज आर सिमिलर टू। गामा रेज के बारे में पूछा है। तो याद होगा अभी जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन पहले बताया था, अल्फा, बीटा, गामा और कैथोड रे। तो गामा रेज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है गामा रेज। और गामा रेज के प्रॉपर्टीज में भी मैंने आपको लिखवा चुका हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अल्फा रेज आर सिमिलर, गामा रेज आर सिमिलर टू। तो गामा रे किसके सिमिलर होता है, तो आपका दिया हुआ है अल्फा रे, बीटा रे, कैथोड रे और एक्स रेज। तो देखिए अभी डिस्कस कर चुका हूं, अल्फा रे क्या होता है, हीलियम आयन। बीटा रेज क्या होता है, तो बीटा रेज आपका होता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम। कैथोड रेज क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का जो कि नेगेटिव। तो आपका बचा एक्स रे, और एक्स रे के प्रॉपर्टीज में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बता चुका हूं। और एक्सरेज और लेजर रे का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी सी है और पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब एक यहां पर कनेक्ट है और एक यहां पर कनेक्ट है, इस तरह से। तो इसका कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। याद होगा कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए सीरीज में जो होता है वो आपका फॉर्मूला काम करता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और पैरेलल में जो आपका काम करता है वो डायरेक्ट काम करता है। और रेसिस्टर में जो होता है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब सीरीज वाला जो टर्म है वो डायरेक्ट एड होता है, और पैरेलल वाला जो होता है 1/RP ये आपका 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, इस तरह से। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट एड करेंगे। तो इस कैपेसिटी दिया हुआ है C, मतलब दोनों का C दिया हुआ है, दैट मीन C प्लस C इज इक्वल टू आपका 2C हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। ऑप्टिकल पाथ देखिए तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ देखिए क्या होता है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि लाइट रे जो होगा किसी गिवन टाइम में वैक्यूम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना डिस्टेंस हुआ किसी दिए गए मीडियम में करता है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पाथ लेंथ covered by light in a vacuum in given time in which it travels in given medium।
मतलब देखिए इसको मैं बताता हूँ, सपोज दैट या ए से बी तक कोई पाथ लेंथ ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं डी। तो यानी कि पहले लाइट के द्वारा यानी कि ऑप्टिकल पाथ जो होगा ये आपका एक तरह का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट रे इन वैक्यूम, मतलब वैसे भी दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो स्पीड इन वैक्यूम इनटू टाइम, यही आपका ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि यह उतना ही टाइम होना चाहिए जितना कि किसी गिवन मीडियम में, मान लेते हैं इस मीडियम में जो आपका स्पीड है लाइट का वो कितना है v। तो अब देखिए ये v है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना होगा, मतलब टाइम टेकन टू रिच लाइट इन गिवन मीडियम फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक जाने में लगा हुआ समय। बताइए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो यानी कि ये हो जाएगा दूरी d और ये क्या हो जाएगा v। तो लाइट को जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लगा है उतना ही टाइम वैक्यूम में जो लगेगा जाने में, तो उसी को हम लोग यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। तो स्पीड इन वैक्यूम बताइए c होता है, टाइम तो टाइम कितना लगा है d बटा v। अब देखिए यहां पर हम c बाय v कर लेते हैं इंटू में d। तो c बाय v जो है ये आपका म्यू होता है, और ये पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय गिवन मीडियम। तो दैट मीन्स म्यू इंटू डी हो जाएगा। म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी क्या होता है पाथ लेंथ, दोनों का गुणनफल जो होगा वही आपका होगा ऑप्टिकल पाथ। तो यानी कि आप ऑप्टिकल पाथ के लिए ऑप्शन नंबर जो आप चूज करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, मतलब डायमंड हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो क्लास में आप पढ़े होंगे इसका अपवर्तनांक जो होता है आपका 2.42 होता है और सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे। और इसी की वजह से TIR भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा 2.42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आपको पूछ रहा है कि डेंसिटी क्या होगा। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी हम लोग देखते हैं। तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है आपका 2.3 गुना 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यों होता है। ये होता है आपका न्यूक्लियस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और यहां से एक चीज और आप याद रखेंगे, किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो ऑलमोस्ट सभी एटम्स के लिए लगभग सेम होता है, दैट मीन्स इसको कांस्टेंट भी मान सकते हैं। और आपका देखिए ऑप्शन नंबर में 3 से तो नहीं दिया है 2.29, ये अप्रॉक्स आपका 3 का काम करेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर आपका क्यों हो जाएगा। अब आप यहां से ये बताइए साइज ऑफ न्यूक्लियस में पढ़े होंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो r0 इंटू ए टू द पावर 1/3 होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जहां पर r0 बराबर 1.2 गुना 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए पिछला जो 2 वीडियोस मैंने दिया है उसमें आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड का और टेलीस्कोप तीनों का मैंने फॉर्मूला वहां पे अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहां जाकर भी अगर देख लेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए दिया हुआ है तो ये मैं बता देता हूँ। तो m बराबर जो होता है ये होता है -L/F0 इंटू 1+D/Fe। और ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये तब होता है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, और जब इन्फिनिटी पर बनेगा तब क्या होगा सिंपली ये यहां से हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा, वैसे पिछले वीडियोस में मैंने कवर करा दिया है। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा है।
मतलब क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का नेचर क्या होता है। तो प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े ही होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है ये ट्रांसवर्स होता है। याद होगा ये पूछा भी जाता है कि मतलब इस तरह से होगा, सी जो होता है वो आपका ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा वह ई क्रॉस बी के पैरेलल होता है, जो कि क्लास में मैंने बताया भी है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। यानी ये सी होता है, याद होगा, और ये क्या लेते हैं, ई लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, बी लेते हैं। तो और इसका जो डायरेक्शन होता है इस तरह से मूव करता है, और ये जो होता है आपका इस तरह से चलता है। ये क्लास में आप देखे भी होंगे इस तरह से, तो याद रखेंगे ये ट्रांसवर्स वेव होता है। अब बताइए साउंड वेव क्या होता है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द लेंस विच इज मूव टू शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ, वहां पर मैंने चारों बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोस भी देख लें। फिलहाल यहाँ पर आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वह कनकेव लेंस यूज करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, मतलब किसी न्यूक्लियस नाभिक से एक अल्फा पार्टिकल के निकल जाने पर उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। याद होगा ये भी पिछले वीडियोस में मैंने कवर करा दिया है। ये Z है और ये A है। एक अल्फा कण के निकल जाने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। दैट मीन्स कितना का डिक्रीजमेंट होगा, तो 2 का डिक्रीजमेंट होगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में आपका 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट है द लिस्ट अस्टेबल न्यूक्लियस इज, द लिस्ट अस्टेबल न्यूक्लियस इज, मतलब सबसे कम अस्थायित्व वाला न्यूक्लियस क्या है। आप देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है हीलियम दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और Fe दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है इसकी सबसे लिस्ट अस्टेबल न्यूक्लियस। तो वैसे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका मास डिफेक्ट हो गया, N/P रेशियो हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर हैं उस सब पे डिपेंड करता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हीलियम का जो है यह आपका लिस्ट स्टेबल होता है। आपको न्यूक्लियस चैप्टर में ग्राफ भी दिया हुआ है, तब वहां भी देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे मैं इसका आपको एक सेपरेट वीडियोस आपका दे दूंगा, वहां पे आप देखना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि हीलियम जो होता है ये लिस्ट स्टेबल होता है, और यही वजह है कि संलयन अभिक्रिया भी कर लेता है। और Fe जो होता है यह मैक्सिमम मतलब हाईली मोस्ट कह सकते हैं स्टेबल होता है, और यही वजह है कि अर्थ का जो कोर है वो आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बना हुआ है। बिकॉज Fe जो होगा यानी आयरन वो हाईली स्टेबल होगा, और हीलियम क्या होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा इन सबों में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा हीलियम के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पर, और इसका आंसर आपका हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm इन डायोप्टर। तो यानी कि एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है और पावर पूछ रहा है डायोप्टर में। तो देखिए आपका फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वह आपका दिया हुआ है 20 cm और पूछ रहा है पावर डायोप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग इसको SI में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर SI के लिए। अब पावर P जो होता है वो 1/F होता है, दैट मीन्स 1/20/100 मीटर। तो दैट मीन्स P बराबर 100 जो है ऊपर चला जाएगा, बटा नीचे में 20 मीटर रहेगा, मतलब 5, यानी P बराबर 5 मीटर इनवर्स। और पढ़े होंगे मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहा जाता है। तो आपका जो पावर यहाँ पर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 डायोप्टर। दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में। तो यानी कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो डायोप्टर आपका 5 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है which of the following series of hydrogen spectrum is in visible range, मतलब निम्नलिखित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन विजिबल रेंज में आता है। तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़े होंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारा सीरीज बनता है, जिसमें से आपका लाइमन बामर, पास्सन
ब्रैकेट, फंड, हमफ्री, ये सब रीजन आता है। तो आप इसको याद रखेंगे, लाइमन जो होता है वह आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, और बामर जो होता है ये आपका विजिबल रीजन में आता है, और पासन जो है ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। बाकी यहाँ से जितना भी है उस सबका सब आपका जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगा। तो लाइमन अल्ट्रा वायलेट और बामन विजुअल में आता है। क्वेश्चन में आपका कि कौन सा विजुअल रेंज में आएगा, तो डेफिनेटली आपका बामर सीरीज आएगा। बाकी सब किस में आएंगे, इंफ्रारेड में। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग। अभी मैंने 2 बार डिस्कस कर दिया है कि बीटा रेज क्या होता है। तो बीटा रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऑप्शन नंबर सी पिक करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो यानी यह आपका सवाल कैपेसिटर से है। तो कैपेसिटर में पता होगा आप लोगों को, इसमें 2 प्लेट होता है, एक कलेक्टिंग प्लेट होता है और दूसरा कंडेंसिंग प्लेट होता है। तो देखिए ये मैंने कैपेसिटर बना लिया है, ये पॉजिटिव प्लेट वाला होता है और ये नेगेटिव प्लेट से चार्ज है। अब कह रहा है कि टोटल चार्ज क्या होगा, सॉरी सम ऑफ चार्ज पूछा है, सम ऑफ चार्जेस। तो देखिए यहाँ पर याद होगा जितना प्लस क्यू में होता है उतना ही माइनस क्यू में, जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आपका हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। वाइड ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इज, यानी कि इंटरफेरेंस फ्रिंज का आपको पूछ रहा है वाइड क्या होगा। तो देखिए आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। मैं पिक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, याद आ जाएगा। ये S1 लाइट सोर्स होता है और ये S2 लाइट सोर्स होता है, और यहाँ पर आपका जो होता है यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन रखता हूँ। तो याद होगा यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके बाद फिर सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंज, इस तरह से बनता है पर्दा पर। और ये जो डिस्टेंस होता है वो d होता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल d। तो यहाँ जो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच जो हम लोग लेते हैं, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट, इसी को कहा जाता है वाइड्थ ऑफ द फ्रिंज। तो दैट मीन्स बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल D बटा में स्मॉल d। ये प्रॉपर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और याद रखेंगे। वाइड्थ ऑफ द फ्रिंज जो होता है कंसेक्यूटिव टू आइदर डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बीच की चौड़ाई होती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हॉट वायर एमीटर मेजर्स। तो यानी कि हॉट वायर एमीटर किसको मेजर करता है, किसको मापता है। क्लास में मैंने प्रॉपर लिखवा भी दिया है। हॉट वायर एमीटर जो है आपको आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, और जनरली जितना भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट वाला, वो आपको अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है। तो हॉट वायर एमीटर जो है अल्टरनेटिंग करंट को, और हॉट वायर वोल्ट मीटर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, आरएमएस वैल्यू। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू पूछा है, तो यानी कि V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। तो W क्या है, वर्क, वर्क का जूल, Q क्या है, चार्ज, तो कुलम, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लोग लिखेंगे वोल्ट। दैट मीन्स 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कुलम। यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी से, डायरेक्ट आपका यूनिट था। अगला देखिए अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। ये भी आपका देखिए इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। देखिए W बराबर यहां से आप बताइए क्या लिखेंगे। तो W बराबर हो जाता है आपका Q भी, Q के जगह पर आप इलेक्ट्रॉन को रखिए, वोल्ट को प्रॉपर वोल्ट ही रहने देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब बताइए ये क्या है, वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क ऐसा यूनिट जूल। तो दैट मीन्स 1 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क ही क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप पूछा है नॉर्थ पोल के लिए। देखिए याद होगा मैंने एंगल ऑफ डिप के बारे में बताया था कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और ये जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, और ये जो होता है आपका ये डेल होता है, या इसको मैंने जो पिछले वीडियोस में बताया था उससे था, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और ये क्या होता है वर्टिकल लेवल। ये नीचे का पोल यानी साउथ पोल मान सकते हैं और ये क्या हो जाएगा ऊपर पोल। तो जो हॉरिजॉन्टल से बनेगा वही ना आपका एंगल ऑफ डिप होगा। तो ये कह रहा है कि नॉर्थ पोल से हम लोग क्या आएंगे हॉरिजॉन्टल आएंगे इक्वेटर पर। तो जैसे ऊपर से आएंगे यानी सिंपली याद रखेंगे पोल पर जो होगा, पोल पर एंगल ऑफ डिप 90 होता है और इक्वेटर पर जो होता है एंगल ऑफ डिप वो 0 होता है। तो जब हम लोग पोल से इक्वेटर आएंगे तो एंगल क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीजेज। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अभी आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 16 से ही देख लीजिए, यहाँ पर -L/FO इंटू 1 + D/F ही दिया हुआ है और ये L है। जैसे ही हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर देखिए क्या है माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करेगा। मतलब लेंथ के इंक्रीज करने से मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करता है। तो ये आप यहाँ से समझ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है आपका रेडियो एक्टिविटी से दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ पीरियड इससे दिया हुआ है। तो याद होगा मैंने प्रॉपर पिछले वीडियोस में तीनों कवर करा दिया। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन सा सही है। याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने लिखा था हाफ लाइफ बराबर जो होता है वो 0.693 गुना एवरेज लाइफ हो। तो वहां पर मैंने तीनों किया था। एवरेज लाइफ जो होता है एवरेज लाइफ दैट मीन्स टी एवरेज 1/λ आता है, और ये आप वहां पर देखे भी थे। और लैम्डा क्या होता है, ये डी के कांस्टेंट होता है। तो आप वहां से इसको देख लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस से इस बार भी क्वेश्चन पूछा है और अगले बार भी पूछा गया था। तो मैंने कार्बन कोड का एक ट्रिक बनाकर टेलीग्राम लिंक में डाल दिया, और एक छोटा सा जेपीजी फॉर्मेट का आप वो देख लेंगे, उसमें ट्रिक लिखा हुआ है, वहां से आप समझ लेंगे। वो सिंपल है, बीबी रॉय करके बनाया हुआ है, वो आप वहां से देख लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। याद होगा ट्रांसफार्मर बताए थे, यह सिर्फ एसी वोल्टेज को हाई एंड लो में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को हाई से लो में और लो से हाई में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप रहेगा, मतलब अप मतलब होता है उठाना, मतलब लो से क्या करना हाई करना, और डाउन का मतलब है कि हाई रहेगा तो उसी को ना हम लोग डाउन करेंगे, हाई से मतलब लो करना। तो ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को हाई लो करता है, ना कि करंट को। तो आप याद रखेंगे वोल्टेज मेनली हम लोग कहेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरन इज। तो आयरन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये भी आपको मैंने पीडीएफ भी दे दिया था और लिखवा भी दिया था कि आयरन जो होगा आपको फेरोमैग्नेटिक में आएगा। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे अधिक किस में होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लाइट का सबसे पहला प्रॉपर्टीज में लिखाया था लाइट का मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो आपका वैक्यूम में होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका इफ डेल इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस देन एक्सप्रेशन फॉर 10 डेल। याद होगा अभी जस्ट मैंने लिखा भी था, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये आपका क्या होता है डेल होता है। तो डेल से हमें यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। देखिए तो याद होगा
एंगल के सामने वाला पार्ट जो होता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब होता है, और जिसपे होता है वो आधार होता है। और टेन थीटा बराबर बताइए क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मतलब ये हो गया, दैट मीन्स ये पार्ट कौन सा? बी भी, यानी कि बी भी हो जाएगा, और आधार क्या? बी एच। तो दैट मीन्स टेन डेल जो होगा आपका बी भी बटा बी एच हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में। अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का होगा 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, मतलब इस एप्सिलॉन नोट का यूनिट पूछा है। याद होगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज के लिए मैंने बताया था C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से देखिए C जो होता है ये आपका फैराड हो जाएगा। 4 पाई का यूनिट नहीं होता एप्सिलॉन नोट का, तो निकालना ही है। और ये रेडियस के लिए मीटर, दैट मीन्स एप्सिलॉन नोट का हो जाएगा फैराड बटा में मीटर। तो ओवरऑल फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्पिक कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको पता ही होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.67 गुना 10 टू द पावर -27 केजी होता है, -27 केजी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, लॉजिक गेट से दिया हुआ है। तो देखिए लॉजिक गेट से जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। लॉजिक गेट में दिया हुआ सिंबल, याद होगा बताए थे, अगर इस तरह का सिंबल रहे, इस तरह का सिंबल होगा तो ये आपका कहलाएगा और गेट। ये इस तरह का घुमा हुआ होना चाहिए, और ये अगर आपका प्लेन आ गया इस तरह से तो ये आपका हो जाता है एंड गेट। और इस तरह से अगर रहे तो ये आपका होता है नॉट गेट, याद होगा। और सब में अगर हम लोग आगे में इस तरह से जीरो लगा देंगे तो ये नॉर गेट नैंड गेट हो जाएगा, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, डायमेंशन ऑफ चार्ज पूछा आवेश का। तो Q बराबर बताइए क्या होता है? IT। तो I के लिए आप I या A ले सकते हैं, और T के लिए क्या लेंगे? टाइम है तो T हो जाएगा। दैट मीन्स आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका AT हो जाएगा। अगला है मेजोरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस करा चुका हूं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पूछ रहा है मेजोरिटी। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक ये भी है, पी का मतलब याद रखिए पॉजिटिव। देखिए लॉजिक है, पी का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, और याद होगा पॉजिटिव जो होता है वो होल होता है। और एन टाइप में अगर पूछे मेजोरिटी तो एन का मतलब होता है नेगेटिव, एन से नेगेटिव याद रख सकते हैं। और नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स यानी कह सकते हैं 2020 में आपका टोटल 42 क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ के बारे में है, मैग्नेट से। तो देखिए, तो यानी याद होगा मैंने बताया था कि अगर ये मैग्नेट का इतना लेंथ है तो इसका जो पोल होता है वो थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्टेड होता है। दैट मीन्स ये जो होता है ये एल मैग्नेटिक कह सकते हैं, ये मैग्नेटिक लेंथ होता है। और ये जो कंप्लीट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो पूरा होगा ये आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं एल ज्योमेट्रिकल जो होगा वो हमेशा एल मैग्नेटिक से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर आपको इसका डाटा याद नहीं भी है तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में कि एल मैग्नेटिक बराबर 5/6 एल जोग्राफिक। बी में है एल मैग्नेटिक बराबर 6/5 ऑफ एल जोग्राफिक, सॉरी हाँ दोनों में आपका मैग्नेटिक हाँ यही है। और ऑप्शन नंबर सी आपका कह रहा है एल मैग्नेटिक बराबर एल जोग्राफिक, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एल मैग्नेटिक बराबर 2L जोग्राफिक। तो देखिए इस पिक्चर को देखते हुए आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये दोनों तो कभी नहीं होगा। अब ये एल मैग्नेटिक इसमें और इसमें जो है आपको पिक करना है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये आपका एक से छोटा है और ये वाला पार्ट एक से बड़ा है। तो मैग्नेटिक जो है हमेशा मैग्नेटिक ज्योग्राफिक से छोटा है, तो डेफिनेटली यह एक से बड़ा नहीं होगा। दैट मीन्स जब भी होगा ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी समझ सकते हैं। मतलब 6
एल मैग्नेटिक जो होगा वो 5 एल जोग्राफिक के बराबर होगा। दैट मीन्स एल जोग्राफिक बराबर 6/5 एल मैग्नेटिक। देखिए एक से बड़ा आ गया, जोग्राफिक जब भी होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से मैंने आपको टोटल 42 क्वेश्चन को डिस्कस करा चुका हूं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो वो आप वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर मैं एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज क्वेश्चन को मैं रेगुलर वे पर पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इससे सीख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।